हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एग्रीकल्चर के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्ट्रेटजिक यूज ऑफ हनी बी फॉर क्रॉप प्रोडक्टिविटी। तो हनी बी को किस तरीके से हम इफ़िशेंटली यूज करें जिससे जो क्रॉप है उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, तो इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए इस सेशन में हम लोग अलग अलग पहलुओं को समझेंगे, जानेंगे। जिसमें से पहला पहलू है हनी बी और इसका इंट्रोडक्शन, इसके बाद पॉलिनेशन और इसके प्रकार, फिर हनी बी का क्या इम्पोर्टेंस है पॉलिनेशन में और क्रॉप प्रोडक्टिविटी में, इसको समझेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम हनी बी का स्ट्रेटजी यूज करें जिससे कि क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़े। इसके बाद क्या क्या थ्रस्ट एरिया हैं, चैलेंजेस हैं, इनको डिस्कस करेंगे। फिर कुछ केस स्टडीज हम लोग लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हनी बी की टैक्सोनॉमी। तो देखिए ये सबसे पहले फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करती है। ठीक है, सब फाइलम इसका मैंडिबुलाटा है और क्लास जो है वो इसका इंसेक्टा है। सब क्लास की अगर बात करें तो टेरिगोटा, और डिवीजन इसका इंडोप्टेरिगोटा, ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा, फैमिली एपिडी और जीनस एपिस है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे दिखा है टेरिगोटा। टेरिगोटा का मतलब है इसमें विंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, और इंडोटेरिगोटा का मतलब है कि जो विंग्स हैं वो इंटरनली डेवलप होते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए इंडिया में क्या है कि 4 तरीके की स्पीसीज पाई जाती हैं हनी बी की। सबसे पहली जो स्पीसीज है वो एपिस डॉर्साटा है, जिसको सारंग मधुमक्खी बोलते हैं। सारंग मधुमक्खी ज़्यादातर लोग जानते होंगे। ये 20 mm की होती है और सभी मधुमक्खियों में सबसे बड़ी मधुमक्खी यही होती है, जिसके वजह से सबसे ज़्यादा हनी इसी से प्राप्त होता है। लेकिन ये बहुत ही चूँकि एग्रेसिव होती है, माइग्रेटरी होती है और ऊंचे पौधों पे, पेड़ों पे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं उनकी रूफ पे अपना ये जो है छत्ता लगाती है, हाइव्स इसके मिलते हैं। तो ये एक प्रकार से डोमेस्टिक नहीं है। इसे सबसे ज़्यादा शहद प्राप्त होता है। 15 से 40 केजी तक शहद जो है एक हाइव से प्राप्त हो जाता है, एक छत्ते से प्राप्त होता है। लेकिन ये डोमेस्टिक नहीं है क्योंकि ये बहुत ही एग्रेसिव होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए है एपिस इंडिका। इसको भारतीय मौना बोला जाता है। ठीक है, ये जो है बहुत ही शांत स्वभाव, बहुत ही काम नेचर का होता है। ये 15 mm की होती है। ठीक है, 15 mm की होती है और ये जो है डार्कनेस को पसंद करते हैं। ये डार्कनेस में रहते हैं और डार्कनेस में ही वर्क करते हैं। डार्क एरिया इनको पसंद है। ठीक है, ये पौधे की जो छोटी छोटी टहनियाँ हैं उन पे अपने छत्ते लगाती हैं और ये झाड़ियों में, घनी झाड़ियों में अपने छत्ते लगाती हैं। ठीक है, जो पौधों की हालो ब्रांच है, खोखली ब्रांचेज हैं, शाखाएं हैं, उसमें अपना छत्ता लगाती हैं। इनसे जो है 3 से 4 केजी तक का हनी जो है प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए एपिस फ्लोरा है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं भृंग मधुमक्खी। ये जो है ये देखिए डार्कनेस को पसंद नहीं करती है और ये ओपन एरियाज में अपने छत्ते लगाती है। ये बहुत ही छोटी होती है जिसके वजह से इसे केवल 250 ग्राम तक ही शहद प्राप्त होता है एक छत्ते से। ठीक है, लेकिन इसका जो शहद होता है वो बहुत ही मीठा होता है। ये जो है कोल्ड को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, जिससे ये माउंटेन्स पे नहीं पाए जाते हैं। जबकि बाद देखिए मेलिपोना स्पीसीज है। जो मेलिपोना स्पीसीज है इसको डैम्पर मधुमक्खी भी बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत ही छोटी होती है, सबसे छोटी मधुमक्खी यही है, मेलिपोना स्पीसीज। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, इसमें डंक नहीं पाया जाता, स्टिंक्ट इसमें नहीं होता है। ये बहुत ही काम नेचर की होती, बहुत ही छोटी होती है। ठीक है, लेकिन ये इकोनॉमिकली बेनिफिशियल नहीं है क्योंकि इसे बहुत ही कम शहद प्राप्त होता है। ठीक है, अभी देखिए एक यूरोपियन स्पीसीज है जो कि भारत में बहुत ही प्रचलन में है और ज़्यादातर एरियाज़ में जो है इसी को डोमेस्टिकेट किया गया है, इसी को पाला जाता है। क्योंकि इसकी एक खासियत है कि ये एपिस इंडिका, भारतीय मौना जो है इसी की तरह होती है। इसको इंडिया में 1880 में इंट्रोड्यूस किया गया था और ये 9 to 10 टाइम्स जो है ज़्यादा शहद देता है एपिस इंडिका की तुलना में। अब इससे चूंकि ये 9 से 10 टाइम्स मोर शहद देता है तो इसे 50 से 180 केजी तक शहद जो है प्राप्त हो सकता है एक साल में। ठीक है,
तो इस तरीके से ज़्यादातर एरियाज़ में एपिस मिलिफेरा जो कि यूरोपियन हनी बी है, इसी को जो है पाला जाता है, ठीक है, शहद के लिए। अभी देखिए हम लोग देखते हैं पॉलिनेशन और इसके प्रकार। तो देखिए पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, मतलब जब मैच्योर एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकल करके रिसेप्टिव स्टिग्मा पर लैंड करते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। अच्छा, जब पॉलन ग्रेन्स मैच्योर एंथर से निकल करके सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जाते हैं तो उसको बोलते हैं ऑटोगैमी, ठीक है। ये सेल्फ पॉलिनेशन है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि एक ही प्लांट पे मेल अलग है और फीमेल अलग है, तो जब इस मेल से पॉलन निकल करके उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे पॉलन जो है जाते हैं तो उसको बोलते हैं गिटोनोगैमी, जैसा कि मक्के में पाया जाता है, ठीक है। मक्के में क्योंकि मोनोइसियस है मक्का, तो इसमें मेल और फीमेल दोनों फ्लावर होते हैं लेकिन अलग अलग इन्फ्लोरेसेंस में होते हैं, तो इस वजह से मेल से पॉलन निकल करके जब फीमेल पे लैंड करता है सेम प्लांट्स के, तो इसको हम बोलते हैं गिटोनोगैमी। दिस इज आल्सो ए टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन हम कह सकते हैं कि दो तरीके की होती है, तो ऑटोगैमी, दूसरा गिटोनोगैमी। ऑटोगैमी में सेम फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है और यहाँ पे डिफरेंट फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है, बट फ्लावर जो है वो एक ही प्लांट में है, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन की दो मैकेनिज्म यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। अच्छा, जो गिटोनोगैमी है ये इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बाहर से कहीं पॉलन आ रहा है और दूसरे फ्लावर पे जा रहा है, लेकिन जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन है। जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन क्यों है, क्योंकि इस प्लांट का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेम है, ठीक है। तो इस तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन दो तरीके का हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे फिगर में चीज़ें क्लियर की गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जीनोगैमी। जीनोगैमी एक्चुअली क्रॉस पोलिनेशन होता है, ठीक है। जीनोगैमी जो है एक्चुअली क्रॉस पोलिनेशन होता है जब एक फ्लावर जो कि किसी पौधे पे प्रेजेंट है, इससे पॉलन ग्रेन निकल करके, इसके मैच्योर एंथर से पॉलन ग्रेन निकल करके दूसरे प्लांट के फ्लावर पे, उसकी स्टिग्मा पे लैंड करते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, या फिर इसको मोर स्पेसिफिकली जीनोगैमी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑटोगैमी, देखिए इसमें क्या है कि इसी फ्लावर से पॉलन निकल रहे हैं और इसी फ्लावर की स्टिग्मा पे लैंड हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इसको हम लोग ऑटोगैमी बोल रहे हैं। अच्छा, इस फ्लावर से देखिए सेम प्लांट है ये, इस फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकल रहे हैं और इसी फ्लावर के और इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जब लैंडिंग हो रही है पॉलन ग्रेन्स की, तो इसको हम बोल रहे हैं गिटोनोगैमी। तो यहाँ पे जीनोगैमी, ऑटोगैमी और गिटोनोगैमी, इन तीनों सिचुएशंस को दिखाया गया है, ठीक है। अभी देखिए जो सेल्फ पॉलिनेशन है इसको प्रमोट किया जाता है क्लिस्टोगैमी के द्वारा, कास्मोगैमी के द्वारा, होमोगैमी के द्वारा, और कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें कि जो मेल होते हैं और फीमेल होते हैं वो कैलिक्स और करोला से जो है ढके हुए होते हैं, जैसे कि पल्सेज में हम देखते हैं, ठीक है। या फिर कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें जो फीमेल है वो एंथर्स के थ्रू जो है ढकी रहती है, जैसे कि ब्रिंजल में देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिस्टोगैमी क्या होती है इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए क्लिस्टोगैमी में क्या होता है कि पॉलिनेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है, लेकिन फ्लावर ओपन नहीं होता है, फ्लावर कभी भी ओपन नहीं होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन जो होती है ये सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करती है। अच्छा, दूसरी कंडीशन ये है कि पॉलिनेशन के बाद फ्लावर ओपन हो जाता है, पॉलिनेशन के बाद फ्लावर ओपन हो जाता है। तो पॉलिनेशन चूँकि हो चुका है तो क्रॉस पॉलिनेशन की कोई वजह ही नहीं है, ठीक है। तो ये भी सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करता है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम कास्मोगैमी। कास्मोगैमी में क्या है, पॉलिनेशन के बाद फ्लावर ओपन हो जाएगा, लेकिन फ्लावर के पॉलिनेशन के पहले फ्लावर ओपन नहीं होगा, ठीक है। होमोगैमी देखिए कंडीशन है। होमोगैमी का मतलब क्या है कि जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है ये एक ही साथ में मैच्योर होंगे, एक ही साथ में मैच्योर होंगे, तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो, ठीक है, क्योंकि एक ही साथ मैच्योर हो रहे हैं। अगर ये अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं तो फिर ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन होता, ठीक है। तो होमोगैमी भी प्रमोट करती है सेल्फ पॉलिनेशन को। अच्छा, जब मेल और फीमेल पार्ट किसी कैलिक्स या फिर करोला से ढके रहते हैं तो वो भी सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करती है। या फिर फीमेल जो है, जो स्टिग्मा है ये एंथर से ढकी हुई है चारों तरफ से, तो ये भी सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करती है, भाई इसी से पॉलन निकल करके इसके ऊपर लैंड करेंगे।
तो ये भी सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करती है, ठीक है। तो दीज आर द मैकेनिज्म दैट प्रमोट सेल्फ पॉलिनेशन। अभी अच्छा देखिए, जब पॉलन ग्रेन्स जो है मैच्योर एंथर से निकल करके किसी दूसरे फ्लावर जो कि दूसरे प्लांट पे अवेलेबल है उस पे जब ट्रांसफ़र होते हैं तो उसको हम बोलते हैं एलोगैमी, ठीक है। ये क्रॉस पॉलिनेशन है। क्रॉस पॉलिनेशन को हम लोग एलोगैमी, जैसे कि हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन को ऑटोगैमी बोल रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग इसको एलोगैमी बोल रहे हैं। जीनोगैमी भी जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जीनोगैमी जो है एलोगैमी के लिए यूज किया जाता है एज ए सिनोनिम, ठीक है। तो जीनोगैमी इज ए क्रॉस पॉलिनेशन इन बोथ सेंस। तो जो जीनोगैमी है ये क्रॉस पॉलिनेशन है बोथ सेंस में, चाहे हम इकोलॉजिकली बात करें या फिर हम जेनेटिकली बात करें, ठीक है। तो जीनोगैमी इज ए क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अभी देखिए, जो क्रॉस पॉलिनेशन है ये प्रमोट किया जाता है डिक्लिनी या फिर यूनिसेक्सुअलिटी के द्वारा, जिसमें कि मोनोइसी और डाइसी आती हैं, ठीक है। डिक्लिनी जैसे कि मैंने आपको बताया, यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब क्या है कि जो प्लांट है उस पर मेल और फीमेल दोनों फ्लावर हैं, बट मेल अलग है और फीमेल अलग है, ठीक है। तो ये जो कंडीशंस है ये क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती है। और इसमें अगर मेल पहले मैच्योर हो रहा है या फीमेल पहले मैच्योर हो रहा है तो ये और भी ज़्यादा क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती है। जैसे कि मक्के में हम देखते हैं प्रोटेंड्री पाई जाती है, तो पहले मेल जो है मैच्योर हो जाता है, उसके बाद जो है फीमेल मैच्योर होती है, तो ये जो है क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि पहले फीमेल मैच्योर हो जाती है, जैसे कि पारिमिलेट में हम देखते हैं, तो ये भी क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती है। तो ये सारी कंडीशंस हैं, जैसे कि इस कंडीशन को हम बोलते हैं डाइकोगैमी, ठीक है। डाइकोगैमी में क्या है कि जो मैच्योरिटी का है टाइम पीरियड वो अलग अलग होता है, प्रोटेंड्री या फिर प्रोटोगाइनी। जैसे कि मैंने आपको बताया, मक्के में पहले जो है मेल मैच्योर हो जा रहा है, इसके बाद पॉलन भाई यहाँ से निकल गए, इसके बाद जो है फीमेल आ रहा है, फीमेल मैच्योर हो रहा है, तो ये जो है इसको फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, इसको पॉलिनेट नहीं कर पाएगा, ये किसी दूसरे प्लांट्स पे जो फ्लावर हैं उनको जो है पॉलिनेट करेगा। तो इस तरीके से डाइकोगैमी जो है ये क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती है, ठीक है। अभी देखिए, हर्कोगैमी होता है। हर्कोगैमी में क्या है कि जो स्टिग्मा है, जैसे ये जो स्टिग्मा है ये किसी वैक्सी जो है कोट से कवर्ड है, किसी वैक्सी कोट से कवर्ड है। अब देखिए, जब ये वैक्सी कोट से कवर्ड है तो यहाँ पे किसी इंसेक्ट के द्वारा जब पॉलन आएगा, जब इसको इंसेक्ट के लेग्स के द्वारा जो है इसको वैक्सी कोट को डैमेज किया जाएगा और इंसेक्ट से जो है चिपक करके, पैर से चिपक करके जब पॉलन ग्रेन्स आएगा यहाँ पे लैंड करेगा, तभी पॉलिनेशन होगा, अदरवाइज पॉलिनेशन नहीं होगा। तो ये भी जो है क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है, हर्कोगैमी। अब देखिए, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती है, जबकि मेल स्टेरिलिटी भी क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर पॉलन ग्रेन्स जो हैं ये निकल करके उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाते हैं, मैच्योर एंथर से निकल करके उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये जर्मिनेट नहीं होते हैं, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं होते हैं। अगर जर्मिनेट भी हो जाते हैं तो ये जो है स्टाइल को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, अगर क्रॉस कर जाते हैं तो फिर ये जो है फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं ओव्यूल को, ये ओव्यूल को फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाता है तो एम्ब्रियो जो है वो इवॉर्ड्स कर जाता है। ये बहुत सारे कारण होते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के, ठीक है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था, ये इनहिबिटरी टाइप की होती है और कम्प्लीमेंट्री टाइप की होती है। इसमें होता क्या है कि अगर जीनोटाइप सेम है, पॉलन ग्रेन्स और ओव्यूल्स, मेल और फीमेल दोनों का जीनोटाइप अगर सेम है, तो क्या होता है कि ऐसे सब्सटेंस निकलते हैं जो कि इसकी ग्रोथ को रोक देते हैं, ठीक है। अगर डिफरेंट जीनोटाइप्स है तभी जो है इसकी ग्रोथ आगे होती है, अदरवाइज जो है ग्रोथ रुक जाती है, जर्मिनेशन नहीं हो पाता है, या जर्मिनेशन भी होता है तो वो जो है पॉलन ट्यूब जो है उसकी इतना ग्रोथ नहीं कर पाती कि स्टाइल से निकल करके आए और फर्टिलाइजेशन कैरीड करे, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, कम्प्लीमेंट्री टाइप में क्या होता है कि अगर जीनोटाइप्स अलग है तभी इस तरीके के सब्सटेंस निकलेंगे जो कि उसकी ग्रोथ को प्रमोट करें, अदरवाइज जो है सब्सटेंस नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी मैकेनिज्म है, इनको हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का जब वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है।
अभी देखिए मेल स्टेरिलिटी में क्या होता है कि फीमेल सेक्स ऑर्गन्स तो जो है फर्टाइल होता है, फंक्शनल होता है, लेकिन मेल जो सेक्स ऑर्गन्स होता है वो इनफर्टाइल होता है, नॉन फंक्शनल होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन हैं जो कि क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करती हैं, ठीक है। अभी देखिए पॉलिनेशन जो है, मोस्टली क्रॉस पोलिनेशन जो है, ये अलग अलग तरीके के एजेंट से जो है होता है। जैसे अगर ये विंड से होता है तो उसको हम एनिमोफिली बोलते हैं, अगर ये वाटर से होता है इसको हम हाइड्रोफिली बोलते हैं, अगर एनिमल से होता है तो इसको जूफिली बोलते हैं, अगर इंसेक्ट से होता है तो इसको इंटोमोफिली बोलते हैं, अगर बर्ड से होता है तो ऑर्निथोफिली बोलते हैं, अगर बैट्स से होता है, चमगादड़ से होता है तो इसको चिरोप्टेरिफिली बोलते हैं, अगर स्नेल से होता है तो मैलेकोफिली बोलते हैं। लेकिन मोस्टली जो होता है ये इंटोमोफिली ही होता है। मोस्ट ऑफ दी जो क्रॉस पोलिनेशन होता है वो इंसेक्ट के थ्रू होता है, जिसको हम इंटोमोफिली बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हनी बी का जो है कंट्रीब्यूशन दिखाया गया है पॉलिनेशन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं हनी बी जो है यहाँ पे आई थी, इसके लेग्स में पॉलन ग्रेन्स चिपके और ये जा करके किसी दूसरे प्लांट्स पे गई और वहाँ पे इसने जो है स्टिग्मा पे जब ये बैठी तो इसके लेग से जो है पॉलन ग्रेन यहाँ पे आ गए और पॉलिनेशन यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये पॉलेंस को जो है लेके जा रही है एज ए कैरियर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे एंटोमोफिली आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हनी बी का क्या इंपॉर्टेंस है पॉलिनेशन और क्रॉप प्रोडक्टिविटी में, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये देखिए अलग अलग साइंटिस्ट, अलग अलग रिसर्चर्स की रिपोर्ट है, ये मेरी कोई रिपोर्ट नहीं है, ये अलग अलग साइंटिस्ट ने जो रिपोर्ट किया है उसको हम यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे और इसको हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से जो हनी बी है ये क्रॉप की प्रोडक्टिविटी और पॉलिनेशन में इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। देखिए हनी बी इन्होंने रिपोर्ट किया है कि बहुत सारी जैसे फसलें हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ऑल सीड्स हैं, लेग्यूम्स हैं, इसमें जो है ये क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है पॉलिनेशन में और ये जो है इनमें प्रोडक्शन लेवल्स को बढ़ाती है, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि केवल हनी बी की बहुत सारी स्पीशीज जैसे कि कारपेंटर बी, हनी बी और स्टिंगलेस बी, बम्बल बी, लॉन्ग टंग्ड बी, फेरल बीज, सोशल बी, सॉलिटरी बीज, ये सभी जो है क्रॉप प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करती हैं। ये रिपोर्ट है खलीफा एट अल 2021, ठीक है। अभी देखिए यूएसए में जो है एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, ठीक है, जिसको पब्लिश किया नौमान एट अल 1994 में। तो इन्होंने क्या देखा कि देखिए कुकुम्बर पे इन्होंने काम किया। कुकुम्बर में इन्होंने क्या देखा कि अगर हनी बी से जो है पॉलिनेशन होता है तो 10% इंक्रीज हो जाता है यील्ड में, ठीक है। हनी बी से अगर पॉलिनेशन होता है तो इंक्रीज होता है 10% का। इसी तरीके से इन्होंने पीयर में देखा, ठीक है, पीयर में इन्होंने देखा कि 7% जो है फ्रूट साइज इंक्रीज हो जाता है अगर हनी बी से पॉलिनेशन होता है और नेट इनकम अप्रॉक्स जो है $400 पर हेक्टेयर जो है इंक्रीज होती है। तो इस तरीके से इन्होंने जो है अलग अलग क्रॉप्स पे काम किया और ये जो है रिपोर्ट किया है, ठीक है। इंडिया में भी एक रिपोर्ट आई हुई है जिसको राजगोपाल 2005 ने रिपोर्ट किया है। जैसे हनी बी के द्वारा इन्होंने देखा कि जो गुआवा है, जो अमरूद है, इसकी फ्रूट क्वालिटी बढ़ती है, ठीक है, अगर हनी बी के द्वारा पॉलिनेशन होता है। और कोकोनट में इन्होंने देखा कि फ्रूट लेंथ और उसकी गर्थ ये बढ़ती है, अच्छी होती है। इसी तरीके से सिट्रस में इन्होंने देखा कि जो फ्रूट की लेंथ और फ्रूट की गर्थ जो है ये बढ़ती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू कंट्रोल। तो नॉर्मल कंडीशंस की अपेक्षा अगर हनी बी से पॉलिनेशन होता है तो इस तरीके से इन्होंने जो है रिपोर्ट किया है कि इस तरीके से फ्रूट की क्वालिटी और फ्रूट की गर्थ, फ्रूट की लेंथ जो है इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट है। अभी देखिए आयल सीड में भी रिपोर्ट किया गया है, बकव्हीट में भी रिपोर्ट किया गया है, स्ट्रॉबेरी में भी रिपोर्ट किया गया है कि इनकी जो है क्वालिटी इम्प्रूव होती है, यील्ड भी जो है इम्प्रूव होती है अगर हनी बी के द्वारा जो है पॉलिनेशन होता है, ठीक है। और हनी बी के द्वारा ये डोमिनेटेड भी है, इसमें जो पॉलिनेशन होता है मोस्टली हनी बी के द्वारा होता है। यहाँ पर इस चीज़ को भी इन्होंने रिपोर्ट किया हुआ है कि मोस्टली जो आयल सीड्स हैं इसमें हनी बी के द्वारा जो है पॉलिनेशन होता है, ठीक है। ये जो है बार्टोमियस एट अल 2014 के द्वारा रिपोर्ट किया गया रिजल्ट है, ठीक है। अभी देखिए सिमिलरली जो है ब्लैक क्यूमिन में देखा गया है कि रेंज ऑफ द पॉलिनेटर्स हैं, लेकिन हनी बी जो है एबंडेंट है। हनी बी जो है मोस्टली जो पॉलिनेशन होता है वो हनी बी के द्वारा होती है।
और इसमें जो है प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी जो है इंक्रीज होती है। ये मीना एट अल 2018 की रिपोर्ट है, ठीक है। अभी देखिए बेंडी फेला एट अल 2013 के द्वारा ये रिपोर्ट किया गया है कि हनी बी और 6 जो है स्पीसीज एंड्रीनिडी एंड्रीनिडी की 6 स्पीसीज जो है कोरिएंडर्स में जो है पॉलिनेशन करती हैं, लेकिन इसमें से 63% जो पॉलिनेशन होता है, मतलब 63% जो पॉलिनेशन होता है वो हनी बी के द्वारा होता है, ठीक है। तो हनी बी इतना इंपॉर्टेंस रखती है पॉलिनेशन में, ठीक है। अभी देखिए जसलिन एट अल 2017 ने ये रिपोर्ट किया गया कि एप्पल में अगर हाई क्वालिटी हनी बी कॉलोनीज के द्वारा पॉलिनेशन होता है तो फ्रूट सेट जो है वो 15% तक बढ़ जाता है, जिससे कि 70% तक जो है फार्मर्स की प्रॉफिट में इंक्रीज होता है। अच्छा, इन्होंने ये भी देखा कि फ्रूट सेट जो है, फ्रूट वेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है 20% तक। जो फ्रूट वेट है वो 20% तक इंक्रीज हो जाता है। आलमंड में भी जो है हनी बी का इंपॉर्टेंस देखा गया है पॉलिनेशन में। तो इसमें क्या देखा गया है कि 60% तक जो है फ्रूट सेट बढ़ जाता है अगर हनी बी की तरह पॉलिनेशन होता है, एज कम्पेयर टू बी रिमोट ट्रीज, जो कि हनी बी से काफ़ी मतलब वंचित एरियाज हैं जहाँ पे हनी बी नहीं है। तो वहाँ पे क्या है कि फ्रूट सेटिंग में प्रॉब्लम होती है, जबकि जहाँ पे हनी बी है वहाँ पे 60% तक इंक्रीज देखने को मिला है, ठीक है। जिससे कि जो है 20% तक यील्ड में इंक्रीज देखने को मिलता है। ये रिपोर्ट है सीज एट अल 2020, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी रिपोर्ट हैं जो कि हनी बी के इम्पोर्टेंस को दिखाती हैं, प्रदर्शित करती हैं। इसमें इससे ये पता चलता है कि जो हनी बी है वो किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए बेनिफिशियल नहीं है, ये वैरायटी ऑफ द क्रॉप्स में जो है पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अगर हनी बी ना हो तो इन सभी क्रॉप्स में जो प्रोडक्शन है वो घट सकता है, पॉलिनेशन जो है अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि हनी भी एक मेजर पॉलिनेटर है इन सारी क्रॉप्स में, ठीक है। तो ये सारी रिपोर्ट शो करती हैं कि हनी भी कितना इम्पोर्टेंट है पॉलिनेशन में और क्रॉप की प्रोडक्टिविटी में, ठीक है। अभी देखिए हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से स्ट्रेटजिक यूज करें हनी बी का क्रॉप की प्रोडक्टिविटी के लिए। जैसा कि आप जानते हैं इंडिया में जो है टेम्परेट टू ट्रॉपिकल क्रॉप्स हैं, ठीक है। वैरायटी ऑफ दी क्रॉप्स हैं जो कि टेम्परेट टू ट्रॉपिकल रीजन तक ग्रो होती हैं, ठीक है। तो इन सभी में जो पॉलिनेशन है वो डिपेंड करता है बीज के ऊपर, ठीक है। अगर हम सीरियल को छोड़ दें, मिलेट्स को छोड़ दें, ऐसी क्रॉप्स को छोड़ दें जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक है, या फिर विंड पॉलिनेशन होता है, उसके बावजूद 50 मिलियन हेक्टेयर से ज़्यादा ऐसी क्रॉप्स हैं जो कि ग्रो होती हैं 50 मिलियन हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड पे, जैसे कि ऑयल सीड, लेग्यूम्स, वेजिटेबल्स, ऑर्चर्ड्स, प्लांटेशन क्रॉप्स। इनमें सब में जो है बी बहुत ही इम्पॉर्टेंस रोल अदा करती है पॉलिनेशन में, ठीक है। तो ये सारी क्रॉप हैं जो अगर सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप को अगर छोड़ दें तो इन सारी क्रॉप्स में जो हनी बी है इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। हनी बी या फिर अदर जो इंसेक्ट हैं उनके थ्रू जो है पॉलिनेशन चूँकि इसमें होता है तो इनका सबका जो इम्पोर्टेंस है ये बढ़ जाता है, ठीक है। तो अभी देखिए हम लोग बात करेंगे कि कितनी जो है हनी बी कॉलोनीज की रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि जो पॉलिनेशन है वो इफ़ेक्टिवली हो जाए, ठीक है। तो जो एवरेज साइज बी कॉलोनीज होती हैं एपिस सेरेना इंडिका की, वो 3 से 9 3 to 9 जो है पर हेक्टेयर रिक्वायर्ड होती है, जबकि एपिस मेलिफेरा की केवल 2 से 5 कॉलोनी जो है रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। हालांकि जो नंबर है इसका कॉलोनीज का वो इस पर डिपेंड करता है कि फ्लोरल डेंसिटी क्या है, फ्लावर की डेंसिटी क्या है, और जो कंपीटिंग इंसेक्ट हैं उनका क्या स्टेटस है, ठीक है, या फिर जो है फ्लोरल बायोलॉजी क्या है इंडिविजुअल क्रॉप्स की। तो इन सारी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है कि क्या कॉलोनी रखें। हालांकि जो एवरेज साइज बी कॉलोनीज हैं वो 3 to 9, अगर बात करें हम एपिस सेरेना इंडिका की तो 3 to 9 पर हेक्टेयर, और एपिस मेलिफेरा की अगर बात करें तो 2 to 5 जो है कॉलोनीज रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। अभी देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि पर हेक्टेयर की कितनी कॉलोनीज रिक्वायर्ड होती हैं एपिस सेरेना इंडिका की या फिर एपिस मेलिफेरा की इफ़िशिएंट पॉलिनेशन के लिए। तो अगर देखिए यहाँ पे हम मिनिमम जो है कॉलोनीज ले लेते हैं
तो हमको कितनी हनी बी जो है रिक्वायर्ड होंगी। हनी बी की अगर बात करें, नंबर में अगर बात करें, तो देखिए अगर मिनिमम कॉलोनीज हम ले लेते हैं, 3 कॉलोनीज हमने ले लिया एपिस सेरेना इंडिका की, तो यहाँ पे देखिए 150 मिलियन ऑफ एपिस सेरेना एंड 100 मिलियन ऑफ एपिस मेलिफेरा ये रिक्वायर्ड होती हैं पर हेक्टेयर के लिए। ठीक है, ये गोयल एंड गुप्ता 1994 की रिपोर्ट्स है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है स्ट्रेटेजिकली हम लोग यूज कर सकते हैं हनी बी को। इनकी जो है कॉलोनीज को हम लोग पर हेक्टेयर एरिया में इस तरीके से रख सकते हैं जिससे जो है इफ़िशियंटली जो है क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़े, जिससे कि उनमें जो है पॉलिनेशन इंक्रीज हो और उनका प्रोडक्शन जो है बढ़े। ठीक है, तो इस तरीके से हम मैनेज वे में कॉलोनीज को यूज कर सकते हैं और क्रॉप का जो प्रोडक्शन है, जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है, उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए क्या क्या थ्रेस्ट एरिया है, इनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसा कि जो हनी बी है ये बहुत सारे चैलेंज को फेस कर रही है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, क्योंकि CO2 और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये इन्वायरमेंट्स में बढ़ रहे हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग को काज कर रहे हैं, साथ ही साथ ये ओजोन को डिप्लीट कर रहे हैं। इससे हनी बी जो है ये भी जो है प्रभावित हो रही है। इसके बाद देखिए बहुत सारी डिजीज़ हैं जो कि हनी बी को एडवर्सली इफेक्ट करती हैं। इसमें नोसेमा है, पैरालिसिस है, अमोइबा डिजीज़ है, सेप्टिसीमिया है, ये बहुत सारी डिजीज़ हैं जो कि हनी बी में होती हैं, तो ये भी हनी बी को एडवर्सली इफेक्ट करती हैं। इसके बाद देखिए इकोसिस्टम चेंज हो रहा है, जैसा कि डिफोरेस्टेशन हो रहा है, इससे जो सिस्टम है, जो पिरामिड बना हुआ है, वो जो है इफेक्ट होता है। ठीक है, जैसे कि एक इशू ये भी है कि यहाँ पे पेस्टिसाइड्स का यूज आप देख पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा होता है, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, इन सब का यूज हो रहा है। तो ये सभी भी जो है, जो हनी बी है, इसके हेल्थ को जो है प्रभावित करते हैं, जिससे कि हनी बी जो है डेड हो जा रही है। तो इस तरीके से बहुत सारे इशू हैं जिन पे हम लोगों को वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, प्लांटेशन करने की ज़रूरत है और इन्वायरमेंट को सेफ रखने की ज़रूरत है, इस पे काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, अभी देखिए कुछ केस स्टडीज़ हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो है देवकोटा एटाल के द्वारा जो है ये वर्क किया गया। इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने देखा कि हनी बी का इम्पोर्टेंस है, देखिए बिटर गार्ड, बकवीट और मस्टर्ड में, इससे जो है इनका जो है जो यील्ड है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 तरीके से एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, 1 2 3। इन्होंने क्या किया, क्रॉप है इसको जो है इन्होंने ढक दिया, नेट से केज कर दिया, और इसमें इसके अंदर इन्होंने जो है हनी बी की कॉलोनी जो है हाइव्स जो है रख दिए। ठीक है, दूसरा इन्होंने नेचुरल फील्ड कंडीशन में क्रॉप को ग्रो किया। तीसरा इन्होंने किसी भी इंसेक्ट को जो है एंट्री नहीं दी, प्लांट्स को जो है इन्होंने, क्रॉप को इन्होंने क्या कर दिया, केज कर दिया। ठीक है, इसमें किसी भी इंसेक्ट का जो है एंट्री नहीं था। तो इस तरीके से इन्होंने देखा कि जो हनी बी के द्वारा केज्ड किया गया जो क्रॉप थी, उसमें जो है इन्होंने ज़्यादा जो है यील्ड देखा इन कंपेरिजन टू ये 2 सिचुएशन। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने रिपोर्ट तैयार की और उसमें इन्होंने बताया कि जो है बिटर गार्ड और बकवीट और मस्टर्ड में इन्होंने इंक्रीज यील्ड देखा फर्स्ट केस में। ठीक है, तो ये इनका जो है रिसर्च था। अभी देखिए हम कंक्लूडिंग रिमार्क पे आ जाते हैं। तो ऊपर किए गए डिस्कशन से ये क्लियर होता है कि देखिए जो पॉलिनेशन है उसकी डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन को फूड चाहिए, और जब फूड चाहिए तो आप जान रहे हैं कि मोस्ट ऑफ दी क्रॉप्स जो है वो क्रॉस पॉलिनेटेड हैं, और मोस्टली क्रॉप्स जो हैं ये इंसेक्ट वगैरह से ही जो है पॉलिनेटेड होती हैं। तो इस तरीके से हनी बी की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हनी बी को एडवर्सली इफेक्ट कर रहे हैं। तो इस पे हमको काम करना होगा, अपने इन्वायरमेंट्स को हमको सेफ रखना होगा, ताकि जो हनी बी हैं उनकी पॉपुलेशन में डिक्रीज़ ना हो। अगर नहीं इंक्रीज होता है तो डिक्रीज़ तो ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने इन्वायरमेंट्स को सेफ रखें, हम प्लांटेशन करें, हम जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ चलें, हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स इनका कम से कम जो है यूज करें, जिससे कि हनी बी की हेल्थ जो है डैमेज
ना हो और क्रॉप की प्रोडक्टिविटी जो है डैमेज ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डिफरेंट जो है एस्पेक्ट को डिस्कस किया। ये जो है कुछ रेफरेंसेज हैं जिनको हमने जो है यहाँ पे लिटरेचर में यूज किया है। ठीक है, डिस्कशन में यूज किया है, तो इनको आप देख सकते हैं। ठीक है, इन लिटरेचर इन रेफरेंसेस को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डिफरेंट एस्पेक्ट को समझा जाना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।